अब देखो यहां से हम लोग डायरेक्शन डिपेंडेंसी की कहानी बड़े अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। देखो होता क्या है, माना कि कोई एक पॉइंट मानो कि y एक्सिस से 2 चले और x एक्सिस से 4 चले। x एक्सिस के डायरेक्शन से 4 है और y एक्सिस के डायरेक्शन से 2 है। और यहाँ पे मैंने क्या करा, एक इसका वैल्यू चेक करने की कोशिश की। अगर चूंकि ये कंप्यूटर में चूंकि ये फिगर बना रहता ना, तो बहुत एग्जैक्ट आपको दिखाई पड़ता। कितना आना चाहिए, अगर इस इक्वेशन को फॉलो कर तो 2 इसके लिए 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 4 इट विल बी 20। तो अगर हम लोग इसके लिए अगर एकदम फिगर अच्छे तरीके से बना रहता तो तुम लोग देख पाते। अब देखो अगर हम लोग यहां से उसको मैच कराने की कोशिश करें, ये आया हम लोग का 20। देखो क्योंकि सीधा बनोगे तो एकदम पक्का हो जाएगा वो, ठीक ना। अब देखो दूसरा पॉइंट लेकर के चेक करते हैं। ये पहले इसमें मैं तुमको सिखा रहा हूं कि इस वाले प्लेन ये जो 3 डायमेंशनल का जो फिगर है ना, इसमें हम लोग कैसे कैसे से पॉइंट्स लेंगे और कैसे मैच कराएंगे, ठीक। अब देखो ये हमारा एक्स वाई वेरिएबल्स थे और ये हमारा फंक्शन जो इनके बदलने के कारण इनके वैल्यूज में चेंज आ रहा है। अब वैल्यू चेंज करते हैं, कहाँ है 4 4 पे है, कहाँ पे है 4 4 पे है। 4 4 पे आकर के देखो कितना हो जाएगा 16 16 32। इसको कुछ यहाँ पे ड्रॉप कर करता हूँ। देखो ये कुछ ऐसा सा जाएगा, ठीक। अगर तुम लोग अच्छे से देख पा रहे हो, अगर मैं इसको और ऊपर अच्छे से यहाँ पे टच कर रहा हूँ तो देखो 32 यहाँ पे कहीं लाई करेगा और यहाँ से अगर हम लोग इसको ऐसा सा जोड़ेंगे, ये 30 31 32 मतलब एग्जैक्ट फिगर क्योंकि कंप्यूटर से नहीं बना हुआ तो ऐसा सा 3 डायमेंशनल अगर कंप्यूटर से बना रहता तो आई फिगर ज्यादा एग्जैक्ट आता। तो यहाँ से 4, यहाँ से 4, 4 का स्क्वायर 16, फिर 4 का स्क्वायर 16, 16 16 32। यहाँ से देखो तो आई होप कि समझ पा रहे हो तुम लोग कि कैसे यहाँ पे एक्स वाई में चेंज लाने के कारण फाई में या फिर अगर जेड मान लो तुम लोग तो जेड में कैसा कैसा सा वेरिएशन आता है। अब देखो कोई भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट चूज कर लो, कोई भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट चूज कर लो, माना कि कोई 3 4 मान लो, ठीक ना। मतलब x में से 4 माना और y से कितना माना, y से माना कि 3 है, ठीक। अब इसके लिए क्या करो, इसके लिए पहले हमने पॉइंट देख लिया, ठीक। कुछ यहाँ पे लाई करेगा 25 25 के करीब आई हो, 28 28 के करीब। अब देखो अब करो क्या कि एक बार ds अमाउंट का लेंथ इधर की तरफ बढ़ो, ध्यान से देखना इधर की तरफ बढ़े, किधर की तरफ बढ़े भैया x की तरफ बढ़े, ठीक। ds अमाउंट का लेंथ ये कितना है भैया ds अमाउंट का है। अब की बारी वैल्यू चेक करो, जब इस पॉइंट से हम लोग किधर की तरफ बढ़े उसमें हम लोग ds अमाउंट का चेंज है। वेल डायरेक्शन देना जरूरी है भैया, क्योंकि हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में पढ़ रहे हो, चेंज ला रहे हैं हम लोग y में, किधर की तरफ जाते हुए x डायरेक्शन की तरफ बढ़ते हुए, या फिर ऐसा तो इस लाइन की तरफ। अब यहाँ पे अगर हम लोग पॉइंट निकालेंगे तो कुछ और आएगा, पक्का कुछ और आएगा। फिर देखो ये इस वाले से पक्का जाते होगा, देखो कुछ इतना अमाउंट का इंक्रीमेंट आया ना, इधर ds बढ़े। अब ds की बढ़ो बट चेंज किसमें लाओ, यहाँ पे किसमें चेंज ला रहे थे, यहाँ पे हम लोग चेंज ला रहे थे x में, सॉरी y में। अब की बारी किसमें चेंज लाएंगे, x में चेंज लाएंगे। x जरूरी नहीं कि इधर ही बढ़े, आप ऐसा सा भी पढ़ सकते हैं कि x और y दोनों एक साथ बदल रहा हो, ठीक ना। मतलब ये जरूरी नहीं है कि खाली y में ही हम लोग चेंज लाएं, पहले ऐसा से समझो। मान लो अगर इधर बढ़े रहते तो x में और y में एक साथ चेंज आता, लेकिन कितना ds अमाउंट का बढ़े रहते तो कुछ एक आंसर मिला रहता हम लोगों को। अब की बारी हम लोग डायरेक्शन बदल देंगे लेकिन ds अमाउंट ही चेंज लाएंगे। ध्यान से सुनो, डायरेक्शन बदल देंगे हम लेकिन चलेंगे कितना ds अमाउंट ही। माना कि किधर की तरफ बढ़े हम लोग, कुछ इधर की तरफ बढ़े, इधर की तरफ, ठीक ना। इधर भी कितना चले हम लोग, इसी पॉइंट से इधर की तरफ ds से चले, कितना चले ds से चले। बट अब की बारी अगर तुम लोग आंसर देखोगे, कुछ आंसर कुछ और आ रहा है, ध्यान से देखना। अब की बारी तो यार आंसर मतलब अगर ये मेन वाला है, देखो अगर ये हम लोग पहले स्टार्ट यहां से करे थे, ये मेन वाला था। अब यहां से हम लोग डायरेक्शन बदल दिए, ठीक ना। एक बार ds अमाउंट की लेंथ इधर चले और एक बार ds अमाउंट के लिए इधर की तरफ चले। आई होप कि सभी को दिख रहा होगा। तो जब इधर की तरफ ds चले तो आंसर कुछ और इंक्रीमेंट दिखाई पड़ा, देखो इंक्रीमेंट दिखाई पड़ा। बट
डीएस अमाउंट का ही चल रहा है पर डायरेक्शन हम लोग बदल दे रहे हैं, तो यार इतने का डिक्रीमेंट दिखाई पड़ रहा है हम लोगों को, दिखाई पड़ रहा है क्या सभी को? देखो ये मेन वाला था, इधर की तरफ इतने का इंक्रीमेंट दिखा, डीएस ही चल रहा हो, और इधर भी डीएस ही चल रहा हो, बस डायरेक्शन बदल दे रहे हो, तो इंक्रीमेंट की जगह डिक्रीमेंट दिखाई पड़ रहा है। डिक्रीमेंट किसमें हो रहा है? डिक्रीमेंट हो रहा है फाई की वैल्यू में, यानी कि फंक्शन का जो आंसर आ रहा है उसमें चेंज है, ठीक ना। लेकिन इसमें जो चेंज आ रहा है वो डीएस अमाउंट का ही है, बस अंतर कितना कर रहे हैं हम लोग, अंतर कर रहे हैं उसके डायरेक्शंस को हम लोग बदल दे रहे हैं। किसको बदल दे रहे हैं? डायरेक्शंस को बदल दे रहे हैं। तो देखो आई थिंक कि समझ में आ रहा होगा, अगर कनेक्ट कर पा रहे हो तुम लोग, डीएस डीएस ही चले लेकिन डायरेक्शन बदल दी, और डायरेक्शन बदल देने के कारण क्या हो जा रहा है? डायरेक्शन बदल देने के कारण हमारा जो फंक्शन का वैल्यू है, देखो एक बारी ओरिजिनल वाले से ज्यादा आया और एक बारी ओरिजिनल वाले से कम आया। आई होप कि ये डायरेक्शन की कहानी समझ में आ रही होगी, कैसे कोई जो फंक्शन है वो डायरेक्शन डिपेंडेंट है। वेल, इसको और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम लोग दो रियल लाइफ एग्जांपल भी लेंगे, ठीक ना। ये तो मैथमेटिक्स के फॉर्म में प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे समझ में आ जाए कि मैथमेटिक्स में कैसा सा चेंज होगा, ठीक ना। तो आई थिंक यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई हो। अब देखो अगर यहाँ से सेटिस्फाई ना हो पा रहे हो तो एक और तरीके से समझते हैं। देखो कैसे d5/ds करके दिखाता हूँ कैसा था, तब जैसे यहाँ पे y/dx करके हमने चेंज देखा ना कि कैसे कैसे यहाँ पे x की लेंथ में चेंज ला रहे थे तो y में चेंज आ रहा था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम ds में नहीं चेंज लेंगे, ds के डायरेक्शन में चेंज लाएंगे, और तुमको लेकिन किस में चेंज दिखाई पड़ेगा? फाई में चेंज दिखाई पड़ेगा, ठीक है। देखो कैसा था, कोई भी ऐसा ही ऑर्बिटर एरिया एक पॉइंट चूज करा, आई होप कि दिख रहा होगा यार, ठीक। अब करें क्या, इस पॉइंट के लिए हमने कोई एक वैल्यू मान ली, चलो कुछ ना कुछ एक वैल्यू मिलेगी हम लोग को यहाँ पे। अब देखो अब करें क्या कि ये था हमारा x वाला और ये था हमारा y वाला, तो y को कांस्टेंट रखते हुए, ठीक ना, y को कांस्टेंट रखते हुए हम लोग x में चेंज लाए। किसमें चेंज लाए? x में चेंज लाए, फिर कुछ ऐसा सा लिखो, ठीक। ये देखो y को कांस्टेंट मतलब y में हम लोग वेरिएशन नहीं ला रहे, y की वैल्यूज में नहीं चेंज लाते, किसमें चेंज लाते हैं? खाली x की वैल्यूज में अगर चेंज लाते हैं, ठीक ना। और फिर करते क्या है, इसके रिगार्डिंग एक लाइन खींचते हैं, इसका पॉइंट नोट करते हैं। अब x को कांस्टेंट रखते हैं और किसमें चेंज लाते हैं? y में चेंज लाते हैं। देखो अगर इधर की तरफ लाए, इधर भी चले ds और इधर भी चले ds। तो अब की बारी देखो, अब की बारी वैल्यूज में कुछ और चेंज आ गया। अब अगर ऐसे कनेक्ट करें तो माना कि ये x में चेंज लाने के कारण lx मिल रहा है और y में चेंज लाने के कारण क्या मिल रहा है? y मिल रहा है। अब देखो, अब इस पॉइंट्स को ना ऐसा सा जोड़ देते हैं फिलहाल हम लोग, इसको माना a, इसको माना b, इसको माना c। वेल, अगर हम लोग ac की वैल्यू लिखना चाहेंगे तो या फिर ऐसा बोलो कि ये भी इधर से ये भी कितना है, कुछ ऐसा साइड है। अब देखो, अब अगर हम लोग इसके लिए d5 के रिस्पेक्ट में अगर लिखना चाहेंगे तो देखो इसको मैथमेटिक्स में कैसा सा लिखेंगे, d5 में कैसा सा चेंज आ रहा है? पहला वाला चेंज देखो, d5/ds। d5 को अगर हम लोग डायरेक्ट लिखते तो कैसा सा लिखते थे? सबसे पहला हम लोग क्या चेंज लाए? x में चेंज लाए, y को कांस्टेंट रखते हुए। वेल, जो कांस्टेंट रहते हैं उनके साथ क्या होता था यार, जो चीजें कांस्टेंट रहती है अगर उनका डिफरेंशिएशन करो तो जीरो हो जाता है ना। तो यहाँ पे देखो बस इसमें चेंज आया x में, और ये वाली चीज याद है ना यार, इसको हम लोग जो लिखते थे d5 बराबर कैसा सा लिखते थे कि चेंज इन द वेरिएबल, सॉरी चेंज इन द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल, जो कि हमारे पास फिलहाल क्या है? x into the change in the variable, change in the variable। आई होप कि समझ में आ रहा हो। तो वही वाली चीज है, देखो ये बदला, फाई बदला x के बदलने के कारण, ठीक। यहाँ पे हम लोग किसको बदल रहे थे? x को ही बदल रहे थे पहले वाले में, और x में कितना चेंज आया वो मल्टीप्लाई। दूसरे वाले में क्या करा हमने? दूसरे वाले में हम लोग x को कांस्टेंट रख रहे हैं, y में चेंज ला रहे हैं। किसमें चेंज ला रहे हैं? x को कांस्टेंट रख रहे हैं, y में चेंज ला रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मुझे? यहाँ पे कुछ ऐसा सा हो जाएगा, कर दी पड़ी इनटू
dy। अगर ये हमारा तीन वेरिएबल वाला रहता तो कैसा सा लिखते हैं, कर्ली फाई ओवर कर्ली z dz जैसा लिखते हैं, ठीक ना। अब देखो, अब इस ds, ये वाले जो ds लगा हुआ ना, ये बारी बारी से यहाँ पे लगा रहे हैं। तो ये जो टोटल टर्म है ना, वो क्या बता रहा है कि देखो ds, यहाँ पे जो हम लोग ds लिख रहे हैं, ds के मैग्नीट्यूड में तो चेंज ला नहीं रहे थे, बट ds के डायरेक्शंस में हम लोग चेंज ला रहे थे। किसमें चेंज ला रहे थे, ds के डायरेक्शंस में चेंज ला रहे थे, कि पिछले वाले से ज्यादा बेहतर तरीके से आयोग समझ में आएगा। तो जैसा कि ds की लेंथ में हमने चेंज नहीं किया, चेंज किसमें किया, चेंज हम लोग किए खाली ds के डायरेक्शंस में, और ds के डायरेक्शंस में चेंज लाने के कारण देखो एक बारी कुछ और वैल्यू मिल रहा है, दूसरी बारी कुछ और वैल्यू मिल रहा है। फिजिक्स या मैथमेटिक्स की भाषा में हम लोग कुछ उसको ऐसा समझते हैं, ठीक ना। अगर ये तीन वेरिएबल वाला रहता तो कुछ ऐसा सा हो जाता है, d5/ds बराबर कर्ली फाई ओवर कर्ली x dx अपॉन ds, ठीक ना। या फिर तब हम लोग r करके जो लिखते हैं ना, जो हमारे पास था r वाला, थ्री वेरिएबल्स है उसके पास, तो अगर हम लोग यहाँ पे r लगाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, dr प्लस कर्ली फाई ओवर कर्ली y इनटू dy बाई dr प्लस कर्ली फाई ओवर कर्ली z इनटू dz बाई dr। ये तीन वेरिएबल मिला। वेल मैथमेटिक्स में इसको हम लोग मल्टी वेरिएबल फंक्शन के लिए जब टोटल डेरिवेटिव निकालते, क्या निकालते हैं, जब टोटल डेरिवेटिव निकालते तो ये वाली कहानी थी। और जब खाली हम लोग अगर ये d5 निकालते ये रहता तो उसको हम लोग टोटल डिफरेंशियल वाली कहानी आयलर्स मेथड से पढ़ते हैं। इसमें कुछ टेलर्स का भी कुछ रिलेशन है, वेल मैथमेटिक्स में नहीं हम लोग जाते हैं। तो ये मल्टी वेरिएबल फंक्शन जब आगे चल के पढ़ोगे ना, तो ये वाली कहानी अच्छे समझ में आएगी। मेरा काम बस ये, मैं ये एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि कैसे डिपेंडेंट है किस पे, डायरेक्शन पे। फाई कैसे कैसे, फाई की वैल्यू कैसे कैसे बदल रही है ds के डायरेक्शन को बदलने से, समझ पा रहे हो। तो वही वहां पे स्पेस रेट ऑफ चेंज ऑफ जो फाई था वो किस पे डिपेंडेंट है, डायरेक्शन डिपेंडेंट है। आई होप समझ में आया हो अच्छे से। अब आते हैं वापस हम लोग अपने इक्वेशन नंबर 1 पे, किसका, इक्वेशन नंबर 1 पे। तो हमारा इक्वेशन नंबर 1 क्या था भैया, हमारा इक्वेशन नंबर 1 कुछ ऐसा था कि d5/dr was equal to थीटा। अब देखो, अब हम लोग को इसको डिफाइन करना था नया, तो मैंने बोला था कि क्या करना, हमको इसको अकेला कर देना है, आरएचएस साइड में बस यही रहता है। तो ये कब, मतलब ये अकेला कब रह जाएगा, एक तो लोग कहते हैं इसको इधर भेज दो, वो बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं देगा तुमको। इसकी वैल्यू क्या कर देगा, इसकी वैल्यू हम लोग मैक्सिमम कर दें, या फिर इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी भैया 1, कोसाइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी 1, मतलब थीटा की वैल्यू क्या कर दें 0 कर दें। वेल अब इसको रोकते हैं थोड़ी देर। अगर ये वाला समझ में नहीं आया है तो अब एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं डायरेक्शन को, ठीक ना। इसको भी थोड़ा फिलहाल रोकते हैं। मानो ये कोई ब्रिज है, क्या है, एक ब्रिज है, ठीक ना। और ब्रिज का ये वाला हिस्सा 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे है, और ये वाला हिस्सा कितने पे भैया 1000 डिग्री या फिर 10,000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे है, ठीक ना। अब देखो, जब, और तुम यहाँ पे हो, कहां पे हो, यहाँ पे हो, जब तुम ब्रिज पे इधर की तरफ बढ़ोगे धीरे धीरे, ds माना है ना, ये माना dl1 इधर चले, फिर dl2 चले, फिर dl3, या फिर l1 l2 l3, ऐसा सब बोलो चलो। इधर देखो, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो 0 से जैसे ही आगे बढ़ोगे तुम, तो इस डायरेक्शन में जैसे पढ़ोगे तो तुम रियलाइज करोगे भैया टेम्परेचर में चेंज आएगा, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करा, तुम खुद भी बता सकते हो। या तो कोई टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो यहाँ तक जैसे ही आगे बढ़ोगे तुम तुरंत क्या चेंज एक एक्सपीरियंस करोगे 0 से, तुमको तुरंत लगेगा कि यार टेम्परेचर में कुछ चेंज आया, तुम तुरंत बताओगे कहाँ गया, हम कुछ टेम्परेचर में या फिर तापमान में, या फिर हम हीट एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं फिलहाल जैसे ही आगे बढ़े। बट अगर तुम ये L1 इधर ना चल के यही L1 दूरी इधर चलो, इधर चलो, इधर चलो, और अब तुमसे मैग्नीट्यूड अगर पूछा जाएगा, आई होप कि दिख रहा हो कि अब अगर मैग्नीट्यूड तुमसे पूछा जाएगा किसका, इस टेम्परेचर का, तो यहां जितना एक्सपीरियंस करोगे उससे कुछ ना कुछ कम ही बताओगे। आई होप कि समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं। देखो इस डायरेक्शन में L1 चले, ठीक ना, लेकिन टेम्परेचर कुछ और बताओगे, और लेकिन उससे तिरछा चले, ठीक ना,
जब एंगल बदल के चले तो तुम जहां पे L1 दूरी जैसे ही तुम चले तो तुम यहाँ पे कुछ और टेम्परेचर बताओगे, यहाँ पे टेम्परेचर मैक्सिमम रहेगा इसके कंपेयर, मतलब इसके कंपैरिजन में यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा रहेगा। और अगर मान लो तुम ऐसा सा चले इस डायरेक्शन में L1 ही चले तो यहाँ पे तुम और कम टेम्परेचर फील कर पाओगे। लेकिन देखो चेंज कितने का ला रहे हो, चेंज ला रहे हो L1 अमाउंट का ही, लेकिन जो तुम ये जो तुम्हारी चीजें जो टेम्परेचर का तुम्हारा वाली आंसर अलग अलग बता रहे हो। पहले याद ध्यान रखो ये वाली चीज डायरेक्शन डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंडेंट है भैया? डायरेक्शन डिपेंडेंट। आई होप कि तुम लोग समझ पा रहे हो कि अगर इधर बढ़े ठीक ना तो कुछ और टेम्परेचर बताए, डायरेक्शन बदल दिए लेकिन जितना आगे चले थे उतना ही तिरछा चल रहे हैं, इसके मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं आ रहा है, बस डायरेक्शन में बदलाव ला दे रहे हैं हम लोग ठीक ना। तो यहाँ पे टेम्परेचर कुछ और बताया। फिर माना कि इधर मन किया तो इधर चले, इधर भी L1 ही चले लेकिन कुछ और बता रहे हो। मतलब ध्यान से देखो L1 दूरी चलने में नहीं अंतर कर रहे हम लोग, अंतर किस पे कर रहे हैं? अंतर कर रहे हैं डायरेक्शन बदल के चलने में ठीक ना। इसके लिए एक और एग्जांपल आपको जैसा जैसा समझो, एक जनरलाइज एग्जांपल कि जैसे मान लो डायरेक्शन का कितना प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर। तो ऐसा समझो मान लो वो पहाड़ी चढ़ना है ठीक ना, तो अगर पहाड़ी की चोटी देखते हुए चढ़ो ऐसे ठीक ना, ऐसे मतलब अरे बहुत ऊपर चढ़ना, बहुत ऊपर चढ़ना, दिमाग में हमेशा ही बना रहेगा ठीक ना, तो बहुत ज्यादा तुमको मेहनत लगेगी, मतलब एक माइंड सेट हो जाएगा बहुत ज्यादा चढ़ना है तुमको। लेकिन चोटी देखो देख पे मत करो, क्या करो नीचे देखते हुए चलो, आराम से चलते रहो चलते रहो चलो। तुमको पता है कि तुम ऊपर चलो लेकिन देख किधर करो। अगर सरफेस को देखते हुए चढ़ोगे ना तो तुम रियलाइज करोगे कि यार तुम उतना ज्यादा नहीं बताओगे, मतलब बहुत ज्यादा ये नहीं कहोगे कि बहुत ज्यादा लेंथ कवर करके आए या फिर बहुत ज्यादा दूर ट्रेवल करके आए। एक मतलब खुद से तुम लोग रियलाइज कर सकते हो ये चीज। तो ये एग्जांपल ज्यादा सुटेबल है, आई थिंक सबसे ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर ये वाली कहानी नहीं समझ में आई है ठीक ना तो कमेंट करना, पक्का तुमको इस पे सारी चीजें मिलेंगी। और वीडियो के एंड में एक आपको नंबर मिलेगा ठीक ना, व्हाट्सएप नंबर या फिर टेलीग्राम नंबर, तो आप उस पर मैसेज कर सकते हैं, आपको नोट्स मिल जाएंगे, आपको एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। यहाँ पे मैं जो जितनी चीजें कर रहा हूँ मैं डायरेक्ट मैथमेटिकल वाले टर्म लिख देता हूँ, शब्दों वाली चीज नहीं लिखता हूँ कि लेट दिस 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 लेट दिस दिस दिस, ये वाली चीज नहीं लिखता हूँ। तो आप मैसेज कर सकते हैं उस नंबर पे, इस वीडियो के एंड में आपको वो नंबर मिल जाएगा। तो उस पर आपको ना प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे, हर लेक्चर के बाद आपको नोट्स मिल जाएंगे। जब वीडियो अपलोड होगा तो उस चैनल पे आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे ठीक है। तो वो आपके बीएससी के एग्जाम्स के लिए बड़े सटीक नोट्स हैं। चलो तो आई होप कि ये वाली कहानी डायरेक्शन की कहानी समझ में आई हो सभी को। अब आते हैं हम लोग वापस अपने इससे। हाँ अरे सॉरी देखो, लेकिन ना तुम इस पे कभी मत चलना, ये जो सरफेस था ना इस पे मत दौड़ना। हम लोग देखो हम लोग हमेशा या तो इधर जा रहे हैं या फिर इधर जा रहे हैं या फिर इधर जा रहे हैं। अभी फिलहाल अगर इस पे मत दौड़ना ठीक है, अभी समझना कि क्यों नहीं दौड़ो। अगर इस पे दौड़ोगे, चलो यहीं पे अगर इस पे दौड़ोगे, मान लो आगे बढ़ रहे हो, तिरछा जा रहे हो, इधर जा रहे हो, तो कुछ ना कुछ टेम्परेचर चेंज बता पा रहे हो। लेकिन अब इसी पे लगे दौड़ रहे हैं, इसी पे अगर लगे दौड़ रहे तो चेंज तुमको एक्सपीरियंस होगा नहीं। 0 डिग्री सेल्सियस पे थे, हर बारी 0 डिग्री सेल्सियस पे ही रहोगे पक्का। अब इसको अंतिम में फिर से एक बार समझाते हैं। यहाँ पे अगर इस पे खाली दौड़ोगे ना तो चेंज एक्सपीरियंस नहीं करोगे। अब देखो, अब आते हैं हम लोग वापस अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। वेल क्वेश्चन नंबर 1 है, उसको एंड करते हैं। हाँ तो हम लोग इसको इधर अकेले करना था, अकेले करके इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन निकाल लिया मैथमेटिक्स की भाषा में। ये अकेला कब होगा? जब इसकी वैल्यू 1 हो जाए। इसकी वैल्यू 1 कब होगी? जब थीटा की वैल्यू 0 हो जाए। मतलब कोसाइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? कोसाइन 0 1 था। ये हम सभी को पता है। ये वाली चीज को यहाँ पे पुट करते हैं। ये वाली चीज जब यहाँ पे पुट करोगे तो ये मैक्सिमम हो जाएगा। तो अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पेस रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस स्केलर फंक्शन फाई विल बी मैक्सिमम, और यही किसके बराबर हो जाएगा? ये इसके बराबर हो जाएगा। और ये क्या है? ये ग्रेडियंट का मैग्नीट्यूड है। क्या है ये? ग्रेडियंट का मैग्नीट्यूड है। उसमें जो हम लोग पीछे सॉल्व कर रहे थे ना, ग्रेडियंट वाली कहानी बस इतनी थी भैया। इसी को तो ग्रेडियंट बोलते हैं। या तो पहले वाले लेक्चर में डेल ऑपरेटर में मैंने बता दिया था, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को तो ग्रेडियंट बोलते थे। लेकिन यार ये तो हम लोग जब सॉल्व करते तो एक क्या मिलता है हम लोगों को? एक वेक्टर मिलता है। ये तो खाली मैग्नीट्यूड की ना बात हुई, इसके साथ एक डायरेक्शन भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डायरेक्शन भी होना चाहिए। वेल अब इसका हम लोग ना, अब यहां से हम लोग इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं ठीक है,
कि मैग्नीट्यूड के लिए भी और डायरेक्शन के लिए भी। तो देखते हैं इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो इसकी ये वाली चीज याद रखना है। इसको कैसा सा आप लोग डिफाइन करेंगे, इसके लिए हम लोग कुछ ऐसा सा लिखेंगे कि hence the magnitude of, ये फिर से लिख देता हूँ, उसको लेना क्या था, d5/dr मैक्सिमम बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ दिस ग्रेडियंट। यही तो है ये, इसलिए तो इसके ऊपर एरो नहीं लगा रखा मैंने, शुरुआत की ये बात मैं बता चुका हूँ। आइयो हाँ, तो क्या हो जाएगा, hence the magnitude of the gradient, hence the magnitude of the gradient of scalar function, of a scalar function, of a scalar function is equal to the maximum space of change of phi of scalar function phi, of scalar function phi, ठीक ना। अब ये तो भैया मैग्नीट्यूड की कहानी होगा, मैग्नीट्यूड को डिफाइन करिए। अब डायरेक्शन वाला भी लिख लेते हैं, तो एंड द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेडियंट is in the direction where is in the direction in which d5/dr is maximum। वेल याद करो आंसर क्या आता है, हमको एक वेक्टर फंक्शन मिलता है। अगर खाली हम यहां तक छोड़ देते तो खाली मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, तो हमको क्या डायरेक्शन बताना भी जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो इसी से उसके डायरेक्शन की बात करेंगे। तो ये तो ग्रेडियंट के मैग्नीट्यूड का डेफिनेशन हो गया, और साथ ही साथ याद करो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, तब जाकर के वेक्टर को हम लोग डिफाइन कर पाते हैं। तो ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, तो डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन क्या होगा ग्रेडियंट का डायरेक्शन वो वाला डायरेक्शन होगा जहां पे ना ये जो स्पेस रेट ऑफ चेंज ऑफ जो फंक्शन है हम लोग का, या फिर स्पेस रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर फंक्शन, वो जब मैक्सिमम जिस डायरेक्शन में वो मैक्सिमम हो, ठीक ना। अब देखो वो जो था कि क्यों नहीं इस पे दौड़ेंगे, आता है ना यार दिमाग में। हाँ, ये वाली जो चीज हमने पढ़ी थी ना, ये सारी चीज कहां से आता है, डायरेक्शन डिपेंडेंट की कहानी कब से आती है, डायरेक्शन डिपेंडेंट की कहानी आती है ना डायरेक्शनल डेरिवेटिव से। वो सारी चीजें हमने किसके लिए पढ़ी थी, डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए पढ़ी थी। उसके लिए फॉर्मूला होता है, मैं फॉर्मूला भी नोट करा देता हूँ, ठीक है। क्या बता रहा था मैं, हाँ ये देखो क्यों नहीं उस पे ऐसा था दौड़ेंगे। वेल देखो अगर उस पे ऐसे से दौड़ते ब्रिज पे, एंगल कितना होता, एंगल हो जाता 90, एंगल कितना हो जाता, थीटा हो जाता 90, और जब थीटा 90 हो जाता, तो ध्यान से सुनो, थीटा 90 कर दोगे तो कोसाइन थीटा की वैल्यू 0। और याद करो अगर इस पे दौड़ रहे हो और तुम्हारी स्केलर फंक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, जितना मैग्नीट्यूड था उतना ही मैग्नीट्यूड बार बार बता रहे हो, तो इस वाले सरफेस को क्या बोलोगे, ये जो था इस वाले सरफेस को क्या बोलोगे, इसी सरफेस को तो हम लोग लेवल सरफेस पढ़े थे, याद आ रहा है, हिल बनाए थे ऐसा था, और कॉन्टूर लाइंस और लेवल सरफेस और लेवल लाइंस की बात करी थी। इक्विपोटेंशियल सरफेस MZ वाला वीडियो जरूर देख लेना यार, वो स्केलर पॉइंट फंक्शन वाला, ठीक ना। ये बात समझ जाओगे क्या है ये। तो ये वाला अगर इसी तरह से ऐसे दौड़ोगे तो एंगल हमेशा रहेगा 90 डिग्री से 90 डिग्री। तो जो तुम्हारा ये सरफेस होगा, ये सरफेस क्या कहलाएगा, ये सरफेस कहलाएगा लेवल सरफेस। और लेवल सरफेस पे जो फंक्शन रहता था वो क्या रहता था, वो फंक्शन रहता था कांस्टेंट, याद आ रहा है। और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, पक्का, यहां तक कहानी समझ में आ रही है। अब देखो, अब जब 90 पे दौड़ रहे हो तो मैथमेटिक्स में देखो कैसा से 0 हो जाएगा, ये तो हम लोग को पता था, ठीक ना। तो हमारा देखो यहाँ पे फॉर्मूला के अनुसार भी कैसे 0 हो जाएगा। देखो फॉर्मूला क्या था भैया, d5/dr बराबर क्या था जी, हाँ, इनटू cos 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू 0 इंटू 0 बराबर 0, d5/dr बराबर 0। तो यहां से ये भी क्या प्रूफ करता है,
यहाँ से ये भी प्रूफ करता है कि ये चीज टोटल जीरो कब होगी, जब ये कांस्टेंट हो। और अभी हमने देखा कि ये कैसे कांस्टेंट रहता है। क्यों ये कांस्टेंट है, क्योंकि जब इस पे दौड़ रहे हो तो जो सरफेस है वो सरफेस बन जाएगा लेवल सरफेस, इक्वल पोटेंशियल वाला। और लेवल सरफेस के लिए जो हमारा फंक्शन रहता है वो कांस्टेंट रहता है, और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। वेल, मैं कुछ फॉर्मूला लिख रहा हूँ, क्योंकि अगले वीडियो से ना हम लोग खाली क्वेश्चंस लगाएंगे। 4 वीडियोस आएंगे आपके क्वेश्चंस से रिलेटेड, ठीक है। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं। जो सबसे पहला फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं वो लिखते हैं यूनिट नॉर्मल वेक्टर का। वेल, ग्रेडियंट निकालना पहले हम लोग सीखेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स में, कि अगर कोई फंक्शन गिवन हो तो कैसा सा ग्रेडियंट निकालेंगे। और उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि यूनिट नॉर्मल वेक्टर कैसे निकलता है, फिर डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैसे निकलता है। तब तक फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो फॉर्मूला होगा यहाँ पे। चलो, अगर पूछा हो, क्या पूछा हो भैया, यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालने को पूछा हो, क्या पूछा हो, यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालने को पूछा हो। यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यूनिट से पता चलता है ये रूफ वाली कहानी होगी कहीं ना कहीं, ठीक है। पहले ऐसे छोड़, नॉर्मल वेक्टर सबसे, यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालने से पहले ना हम लोग को नॉर्मल वेक्टर निकालना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ग्रेडियंट निकाल देते हैं, जो भी फंक्शन आपका गिवन है, ठीक ना। अभी आज फॉर्मूला बस लिख लो। इस फॉर्मूले को जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना तो अच्छे से समझ लेंगे। जब ये पता चल जाएगा, ये हमारा मिल गया नॉर्मल वेक्टर, ठीक। और ये आप लोग देखोगे ना, एक्स वाई जेड कोई पॉइंट हमेशा गिवन रहेंगे, किसी एक्स वाई जेड पॉइंट पे गिवन फंक्शन का ग्रेडियंट निकालिए, वो मिला हम लोग, वो हो जाएगा हम लोग को नॉर्मल वेक्टर। और जब भी नॉर्मल वेक्टर मिल गया तो उसका यूनिट निकालना तो सभी को पता है, क्या होता है भैया, वो हो जाएगा एन रूफ बराबर वेक्टर एन अपॉन मॉड ऑफ एन, ठीक। यही क्या है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर का फॉर्मूला है, ठीक ना। नोट कर दो फॉर्मूला। तो दूसरा लिखते हैं, क्या करना है, ये नॉर्मल वेक्टर निकाले पहले हम लोग, फिर तब जाकर के यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकाले। जो दूसरा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है वो पूछा जाता है ना, डायरेक्शनल डेरिवेटिव और मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव। फिर जब डायरेक्शनल डेरिवेटिव की बात करेगा ना, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझेंगे भी कि होता क्या, छोटा सा टॉपिक है। वेल, मेन चीज उसका यहाँ पे था, एक डायरेक्शन डिपेंडेंसी की बात जो हम लोग कर रहे हैं। वेल, अगर न्यूमेरिकल में पूछा है, क्वेश्चन पूछा है, तो क्या करेंगे, तो देखो डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए फॉर्मूला लिख लो। डायरेक्शनल डेरिवेटिव जब भी पूछा रहेगा ना तो आपको दो फंक्शंस गिवन रहेंगे। क्या रहेंगे, दो फंक्शंस गिवन रहेंगे। एक तो स्केलर फंक्शन गिवन रहेगा और एक वेक्टर फंक्शन गिवन रहेगा, ऐसा समझ लो। तो जो स्केलर फंक्शन गिवन रहेगा, उस स्केलर फंक्शन का जब ग्रेडियंट निकालोगे तो वेक्टर फंक्शन मिल जाएगा, और उसके साथ एक अलग फंक्शन गिवन रहेगा, ठीक ना। उस फंक्शन का हम लोग क्या करेंगे, उसी फंक्शन का हम लोग यूज करेंगे, उसके यूनिट वेक्टर से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले देखते हैं ये चीज ना, जब न्यूमेरिकल लगाएंगे बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओगे। पहले आज बस फॉर्मूला लिखो, ठीक है। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव डी। अब देखो, अब ये जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है ना, किसी एक वेक्टर के डायरेक्शन में, या फिर कोई एक फंक्शन गिवन रहेगा ना, उसके डायरेक्शन में हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो उसको समझने के लिए वेल, अभी बस फॉर्मूला लिख लो, बस ज्यादा समय हो गया, ठीक है। क्या हो गया, ये फॉर्मूला देखो, एक तो हमारे पास गिवन रहता है कौन सा, स्केलर फंक्शन, किसी पॉइंट पे इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, ये वेक्टर आएगा। और इसी के साथ क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट के साथ जो वेक्टर गिवन रहता है या फिर जो फंक्शन जिसके डायरेक्शन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, ठीक ना, उसके यूनिट वेक्टर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये होता है डी, डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला। ये सारी चीजें बड़े अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। आज का कॉन्सेप्ट ग्रेडियंट वाला समझना जरूरी था, कैसे d5/dr, कैसे हम लोग जो बोल रहे हैं कि स्पेस रेट ऑफ चेंज वाली जो कहानी थी वो कैसे डायरेक्शन डिपेंडेंट थी, वो समझना जरूरी था। होता क्या है, इसके लिए हमने एक ये इसके लिए मैंने क्या करा, एक डेफिनेशन हमने निकाला कि इसको अगर डिफाइन करना हो शब्दों में तो कैसा सा डिफाइन करेंगे। इसके मैग्नीट्यूड, मतलब इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कंबाइंड फॉर्म में बोले तो अपने आप ही मिल जाएगा हम लोग को। क्यों भैया, मैग्नीट्यूड बताए प्लस डायरेक्शन की भी कहानी बताए कि क्या डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में मैक्सिमम है जिधर, उस डायरेक्शन में है जिधर की d5/dr मैक्सिमम था। तो ये हो गया डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ठीक ना। और एक होता है ना मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव, क्या होता है, मैक्सिमम डायरेक्शन dd max
डी मैक्स के लिए कुछ नहीं करना, जैसे जो आपके पास जो फंक्शन गिवन है ना, जो स्केलर फंक्शन गिवन है, उसका ग्रेडियंट निकाल करके गिवन पॉइंट्स का उसी का क्या ले लेते हैं, मॉड ले लेते हैं। बट ये कुछ ऐसा सा होता है कि शब्दों में समझने की कोशिश करो ना, खुद का ना, खुद के साथ हम लोग क्या करते हैं, वो डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। मतलब अगर शब्दों में बोले तो जैसे मान लो कोई स्केलर फंक्शन का ना, ऐसा सुनो, खुद के साथ क्या करते हैं हम लोग, उसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, ठीक है ना। अब याद रखने देते हैं, याद है। तो ये हो गया ग्रेडियंट ऑफ फाई का मॉड ले लिए, और डायरेक्शनल डेरिवेटिव, मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव हो गया, यूनिट नॉर्मल वेक्टर हो गया। एक अंतिम चीज आज के वीडियो की, ठीक ना, वो है एंगल। दो सरफेस के बीच का एंगल पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? दो सरफेस के बीच का एंगल पूछा जाता है। तो उसका भी फॉर्मूला देख ले, न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम सारा याद होता है, ठीक ना। तो एंगल बिटवीन टू सरफेसेस, तीसरा फॉर्मूला जो आपको मिलेगा क्वेश्चन में, एंगल बिटवीन टू सरफेसेस ये होता है कोसाइन थीटा बराबर, कोसाइन थीटा बराबर ग्रेडियंट फाई डॉट प्रोडक्ट के साथ ग्रेडियंट, हाँ चूंकि दो सरफेसेस है ना, तो हमारे पास दो अलग अलग, तो ग्रेडियंट साई डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई इनटू मॉड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ साई। ओके, तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, तो दो पार्ट्स में मिलेगा आप लोगों को। तो अगर इसमें से कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे, कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। और आए वो जो बेल आइकन वाला जो होता है ना, वो बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब नए वीडियोस पड़े तो आपको वो नोटिफिकेशन चला जाए। ओके, थैंक यू।